Dear students, Vidya Bharati School welcomes you in your online classes. Dear student of class standard 7, we are going to teach you geography subject today. Study material of this subject has already been sent to you in Google Classroom application. We hope that you must have understood that chapter. Again, we will try to understand you this topic through this online video, and the chapter name is environment. The main points of this topic are first environment, second natural environment, third biosphere, fourth ecosystem, and fifth human environment. The first of all we deal with environment, यानी हमारा वातावरण क्या है. Environment originated from French word environ, यानी कि एनवायरमेंट का मतलब होता है जो हमारे आस पड़ोस में है. नेबरहुड, एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट. एनीथिंग यानी कि जो कुछ भी है हमारे चारों ओर, जो सजीव प्राणी है हमारे चारों ओर, वो हमारे आसपास के वातावरण में, उसे एनवायरमेंट कहते हैं. कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के कौन कौन से तत्व हैं. फर्स्ट नेचुरल एयर, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. वाटर, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी के क्षेत्र को लैंड, लिथोस्फीयर. एंड लिविंग थिंग, वो बायोस्फीयर कहलाते हैं. इसके अलावा ह्यूमन इंटरैक्शन, यानी कि मनुष्य से का जिन चीजों पर प्रभाव पड़ता है वे हैं इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन यानी धर्म, एजुकेशन शिक्षा, पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इकोनॉमिक्स. ये मनुष्य से संबंधित प्रभावी तत्व हैं. एंड सी ह्यूमन मेड, मनुष्य ने जो बनाया है वे हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रभाव डालने वाले पार्क, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मोन्यूमेंट्स. सेकंड नेचुरल एनवायरनमेंट. अब हम प्राकृतिक वातावरण के बारे में बात करेंगे. एनीथिंग सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी हमारे आसपास जो भी जीवित प्राणी हैं, जो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो हमारे प्रकृतिक ने बनाया है, उसे नेचुरल एनवायरनमेंट कहेंगे. बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड, जिसमें जीवित प्राणी भी आते हैं. बायोटिक यानी कि जीवित प्राणी, और एबायोटिक यानी कि जो नेचुरल थिंग्स हैं वो मनुष्य जिसे नहीं बनाया है वे भी आते हैं. द नेचुरल एनवायरनमेंट क्लासिफाइड इनटू वेरियस डोमेन्स. हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो कई क्षेत्रों में बटा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. हमारी धरती की ऊपरी परत जो पत्थरों और खनिज लवण से बनी हुई है, जो मिट्टी की एक परत से ढकी हुई है, इसे लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहेंगे. इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली टीसी. जैसे हम जिस धरती पर रहते हैं वहाँ अनेक प्रकार की जमीन की प्रकार हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदानी भाग और घाटियां. डोमेन्स प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फील्ड एंड ह्यूमन सेटलमेंट. और इस लिथोस्फीयर के डोमेन में हमारे जंगल हैं, घास के मैदान हैं, हमारे खेत भी है, यहाँ तक कि मनुष्य का वास स्थान भी इसी पर रहता है. इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और इसी लिथोस्फीयर से हम कई प्रकार के मिनरल्स को भी निकालते हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि. And second domain is hydrosphere यानी जलमंडल. Domain of water comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, essential for all living organisms. पानी के वे क्षेत्र जो हमें अलग अलग तरह के झील, नदी, समुद्र या सागर से प्राप्त होता है, जो हमारे सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है. And the third domain is atmosphere. This thin layer of air surround the earth consists of a number of gases, dust and water vapor. यह एक ऐसी पतली परत है जो आंखों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसमें बहुत प्रकार की गैसें, धूल और जलवाष्प मिले हुए होते हैं. Its changes in the atmosphere produce change in the weather and climate. अगर इस एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमारे मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन साफ दिखता है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और इस वायुमंडल को धरती के चारों ओर
कंबल की तरह हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बांधे रखती है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हम पर बहुत ही जीवित प्राणियों पर बहुत ही घातक प्रभाव डालती। इसलिए एटमॉस्फेयर का लेयर हमें बहुत सारे हानिकारक किरणों से, कॉस्मिक रेज से बचाता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जीवित प्राणियों का जो संसार है इसे बायोस्फीयर कहते हैं। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यह एक बहुत ही छोटा क्षेत्र होता है जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिल करके जहां मिलते हैं वहीं पर जीव उत्पन्न होते हैं या जीव रहते हैं। And the next point is ecosystem. Ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment, in which they live, all linked by transfer of energy and material. यह इकोसिस्टम, इकोतंत्र एक जीवित प्राणियों और जो हमारे चारों ओर हमारा भौतिक वातावरण है या बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का जो वातावरण में हम पर प्रभाव पड़ता है, जीवों पर प्रभाव पड़ता है, सभी एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि एक पौधे की ऊर्जा जीवों को, जंतुओं को और जंतुओं से पूरे इन्वायरमेंट में फैलती है। इसमें ऊर्जा और पदार्थ का ट्रांसफर होता है एक जीव से दूसरे जीव में, और सारे बायोटिक एंड एबायोटिक यानी कि जीवित और अजीवित पदार्थ दोनों मिलकर एक साथ आपस में समन्वय बनाकर रहते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। सारे पौधे, सारे जानवर सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, आसपास रहने वाले, वे जैसे कि एक इकोसिस्टम हमारा पॉन्ड भी हो सकता है जिसमें पानी, पॉन्ड में जो पानी है उसमें मछलियां रहती हैं और मछलियों के अलावा छोटे छोटे जीव रहते हैं, उसमें फ्रॉग भी होता है। तो उन छोटे छोटे जीवों को मछलियां खाती हैं और छोटी मछली को बड़ी मछली भी खाती है और उस मछली को फ्रॉग भी खा सकता है। उसमें मच्छर भी होते हैं जिसके लार्वे को मछली खा सकती है। इसके अलावा अन्य जीव भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। फ्रॉग वहाँ अपना ब्रीडिंग करता है और टोडपोल्स जो होते हैं वो भी पानी में होते हैं और वहाँ से बाहर से सिर्फ सन की लाइट आती है एनर्जी के रूप में और पॉन्ड को बाहर से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक छोटा सा तालाब भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक नदी भी हो सकती है, एक झील, एक सागर, यहाँ तक कि बड़े बड़े जंगल या घास के मैदान, एक डेजर्ट और माउंटेन, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन एनवायरमेंट. ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. मनुष्य अपने वातावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उससे संबंध भी बनाता है और उसे अपनी क्षमता भी रखता है कि उसे बदल सके. विद टाइम ह्यूमन नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड. समय जैसे जैसे बीतता है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए उस बहुत ज्यादा प्रकृति पर निर्भर करता है. ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट. मनुष्य अपने वातावरण को बदलने के लिए और कई तरीके से उसमें चेंजेस भी करता है. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ. आप पहले भी जानते हैं कि पहले मनुष्य जो था वो नोमैडिक लाइफ जीता था, यानी कि वो घुमक्कड़ जीवन जीता था. फिर उसने धीरे धीरे फसलें उगाना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया और फिर इस प्रकार खेती बाड़ी जब करने लगा तो उसने अपना सेटल्ड लाइफ यानी एक जगह स्थिर रखकर अपना जीवन जीना शुरू किया. द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. इनसे आपको यह समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में पहिए की आविष्कार किया उसने. इससे उसने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के नए नए तरीके खोजे और बहुत सारा अन्न उपजाना शुरू किया. फिर बार्टर सिस्टम इमर्ज यानी कि उसने लेन देन की प्रथा शुरू की.
मनुष्य ने व्यापार करना कैसे सीखा? वो अपनी वस्तु के बदले दूसरों की वस्तु लेता और देता था। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। एंड ट्रेड स्टार्टेड। इसके बाद व्यापार शुरू हुआ और इसके बाद कॉमर्स का विकास हुआ, यानी वाणिज्य भी शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई और नए नए प्रकार के मशीनें, औजार बनना शुरू हुए, जिससे बहुत सारी चीजों का उत्पादन कम समय और कम लागत में होना शुरू हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। और नई नई खोजों के कारण हमारा यातायात की सुविधाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेट इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और सूचना के तंत्र में जो क्रांति आई, आज हम लोग एक दूसरे से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप वहाँ सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, और इस तरह से कम्युनिकेशन आज इतना इजियर हो गया है कि इस संसार में बहुत तेजी से संचार प्रसारित हो रहा है। एंड द ऑल पॉइंट्स, I hope that you understood the environment, natural environment, what is biosphere, ecosystem and human environment, and you all make notes and do your homework. Thank you.